चलिए, नए क्लास में आप सबका स्वागत है। इस नए सेशन में 2026 और 27, ये कौन सा सेशन कहलाएगा? 26 और 27। ठीक है, तो इस सेशन में फिर हम 7 और क्लास 8 को साइंस पढ़ाएंगे। पिछले साल बच्चे खूब रुचि से हमारे क्लास को पढ़ा था और अच्छा रिजल्ट लाया। तुम लोग भी इसी तरीके से क्लास पर ध्यान दोगे, क्लास में टीचर की बातों पर ध्यान दोगे, क्लास का होमवर्क पूरा करोगे, तो तुम लोग भी उसी तरीके से अच्छे रिजल्ट ला पाओगे। तो हम थोड़ा आज इंट्रोडक्शन दे देते हैं तुम लोग को। साइंस में पहला चैप्टर है तुम्हारा क्या? क्लास 7 में जल और जंगल। क्लास 7 साइंस, पहला चैप्टर है जल और जंगल। जल और जंगल, जल और जंगल। तो जल और जंगल में हम लोग जानेंगे कि जल कई तरह के होते हैं। एक होता है पीने वाला जल, एक होता है आसूत जल, डिस्टिल वाटर जिसको बोलते हैं, एक होता है खारा जल। सागर, समंदर, महासागर में जो पानी होता है वो खारा होता है, क्योंकि उसमें नमक की मात्रा बहुत अधिक होती है, तो वो खारा है। उसको हम लोग डायरेक्ट पी नहीं सकते हैं। एक होता है डिस्टिल वाटर, उसमें किसी तरह का लवण की मात्रा नहीं पाई जाती है, और वो विद्युत का कुचालक भी होता है। क्यों कुचालक होता है? क्योंकि उसमें लवण की मात्रा नहीं रहती है। जल में अगर लवण की मात्रा नहीं रहेगी तो वो जल विद्युत का कुचालक होगा। सॉरी, विद्युत का कुचालक होगा, यानी विद्युत का चालन उसमें नहीं होगा। एक होता है ड्रिंकिंग वाटर, पीने वाला पानी, जैसे पोखर में, तालाब में, झील में, झरना में, नदी में, ये सब पानी क्या होता है? पीने लायक होता है। और जमीन के नीचे जो पानी पाया जाता है, जिसको हम लोग रोज निकालते हैं ट्यूबवेल से, नल से, बोरिंग से, है ना, कुआं से। कुआं भी तो जमीन के अंदर में ही खोदा जाता है, तो जमीन का ही पानी वो होता है उसमें जमा, और उसको निकाल करके हम लोग पीने के काम में लाते हैं। तो पीने के काम में आने वाला पानी ड्रिंकिंग वाटर हो गया। मृदु जल जिसको कहते हैं, क्या कहते हैं उसको? मृदु जल। तो मृदु जल हो गया पीने वाला। आसूत जल हो गया जो विद्युत का कुचालक होता है, जिसमें लवण की मात्रा नहीं होती है, उसके लवण को निकाल लिया जाता है। उसके बाद एक होता है खारा जल, जिसमें नमक की अधिक मात्रा होती है, जो पीने लायक नहीं होता है। उसको पीने लायक बनाने के लिए मशीन द्वारा उसको नमक को हटाया जाता है, फिर पीने लायक बनाया जाता है। वो प्लांट उसका लगाया जाता है। तो हम लोग आज जानेंगे क्या कि पृथ्वी के नीचे जो जल है, जिसको प्रतिदिन हम लोग निकालते हैं ट्यूबवेल से, मोटर, नलकूप द्वारा, कुआं द्वारा, उसके बारे में जानेंगे कि
पृथ्वी के नीचे के पानी को क्या कहते हैं? पृथ्वी के नीचे पानी कहाँ रहता है? वो पानी कहाँ से आता है? हम लोग रोज निकालते हैं, खत्म नहीं होता है क्या? इतना इतना जनसंख्या रोज पानी निकाल रहा है, फसलों की सिंचाई कर रहा होता है, फिर भी नीचे का पानी मौजूद है। वो कहाँ से आता है? उसकी आपूर्ति वहां अंदर में कहाँ से होती है? और हम उस जल को जो पृथ्वी के नीचे है उसको कैसे प्राप्त कर सकते हैं? उसको हम अपने यूज में कैसे ला सकते हैं? किन किन सोर्स से उस पानी को हम बाहर निकाल सकते हैं? तो सबसे पहली बात हो गई कि पृथ्वी के नीचे के जल को क्या कहते हैं। उसके बाद वहां पानी कहां से आता है, उसकी आपूर्ति कहां से होती है, उसको हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, अपने उपयोग में कैसे ला सकते हैं, उन चीजों के बारे में जानेंगे कि हम उसको कैसे प्राप्त कर सकते हैं और उसका उपयोग क्या है। तो इसमें कई क्वेश्चन हो गया कि एक तो हो गया पृथ्वी के नीचे जल, पृथ्वी के नीचे पाए जाने वाले जल, पाई जाने वाले जल को क्या कहते हैं? जल को क्या कहते हैं, है ना। दूसरा सवाल हो गया कि यह पानी जो है इसका आपूर्ति का स्रोत क्या है? इस पृथ्वी के नीचे पानी कहां से आता है? पृथ्वी के नीचे पानी कहां से आएगा? पानी कहां से आता है? उसके बाद है इसे हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? इसे हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? उसके बाद इसका उपयोग, इसका उपयोग, इसका क्या उपयोग हो सकता है? तो पृथ्वी के नीचे पाई जाने वाले जल को हम लोग कहते हैं भौम जल। क्या कहते हैं? भौम जल। भौम मतलब भूमि के अंदर, भूमि से रिलेटेड हो गया भौम। जल यानी भूमि के अंदर पाए जाने वाले जल को भौम जल कहते हैं। यानी पृथ्वी के नीचे पाई जाने वाले जल को हम लोग क्या कहेंगे? भौम जल। क्या कहेंगे? भौम जल। भौम जल कहाँ होता है? पृथ्वी के नीचे मिट्टी एवं चट्टानों के दरार में ये पानी जमा रहता है। ये पानी कहाँ जमा रहता है? पृथ्वी के अंदर चट्टानों की दरारों में। पृथ्वी का निर्माण किससे हुआ है? चट्टान से। तो अंदर जो चट्टान है उसमें दरार होता है, जगह होता है, रिक्त स्थान होता है। वहां पर पानी ये रिस रिस करके जाता है और वहां जमा हो जाता है। हम लोग पाइप डालते हैं अंदर जमीन के नीचे और उसको मोटर के द्वारा बाहर खींच लेते हैं, ट्यूबवेल के द्वारा बाहर खींचते हैं। वही पानी हमको पीने के काम में आता है। तो पृथ्वी के नीचे पाए जाने वाले जल को क्या कहेंगे? भौम जल। क्या कहेंगे? भौम जल। भौम जल कहाँ रहता है? पृथ्वी के नीचे चट्टानों की दरारों में। अब हम आएंगे कि पृथ्वी के नीचे ये पानी आया कहां से। ये भौम जल जो भूमि के अंदर है, जिसे हम ट्यूबवेल के द्वारा प्राप्त करते हैं, इतना खींचते हैं, ये खत्म क्यों नहीं होता है?
इसका सोर्स है, मुख्य सोर्स है वर्षा। जब वर्षा होती है तो खेतों में, जमीन पर, नदी में, तालाब में वो पानी जमा हो जाता है। तो वहां से पानी रीस रीस करके जमीन के नीचे जाता है, धीरे धीरे वो रिसता है। आज वर्षा हुआ, मान लो ये पूरा फील्ड डूब गया, और कल जब आएंगे तो देखेंगे पूरा पानी गायब है। कुछ तो पानी इधर उधर चला जाता है, लेकिन कुछ पानी जमीन के अंदर में मिट्टी के नीचे रीस करके वहां पहुंच जाता है। अब केवल हम निकालते जाएंगे और वहां पानी नहीं पहुंचे, तब क्या होगा? तब तो पानी का संकट आ जाएगा, नहीं आएगा? पानी का संकट आ जाएगा। इसलिए जिस साल वर्षा कम होती है या नहीं होती है, उसके अगले साल देखना कि ट्यूबवेल का लेयर नीचे चला जाता है, फिर हमारा ट्यूबवेल सूख जाता है। तब हम लोग क्या करते हैं? फिर उसको पाइप जोड़ करके और ज्यादा पाइप देते हैं। जैसे मान लो पहले 30 फीट था, अब और उसमें 10 फीट जोड़ करके तब पानी हमको मिल पाता है। इसका कारण क्या हुआ? कि वर्षा का नहीं होना। तो वर्षा जब नहीं होगी तो भौम जल पर असर पड़ता है। भौम जल जहां होना चाहिए वहां नहीं मिलेगा और नीचे चला जाएगा, धीरे धीरे उसका लेयर नीचे जाता है ना। तो वर्षा नहीं होने से भी पानी संकट आ सकता है, और वर्षा नहीं होने पर क्या होगा? पानी नीचे जाएगा नहीं, तो फिर दरार के नीचे भरेगा कहां से, और भरेगा नहीं तो फिर हम लेंगे कैसे? तो ये सब समस्या होगी। तो वर्षा का होना बहुत जरूरी है। तो एक सोर्स हो गया वर्षा। दूसरा सोर्स हो गया नदी का पानी भी रिस करके जमीन के नीचे जाता है और चट्टानों के दरारों में पहुंचता है, और फिर वो जमा पानी हमको प्राप्त हो पाता है। तालाब में भी पानी जो जमा रहता है वह भी धीरे 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 रिस करके नीचे जाता है ना। वो रिसना, पानी रिस रिस करके धीरे धीरे, तुरंत नहीं पहुंच पाता है, धीरे धीरे प्रक्रिया है ये नीचे जाने का। तो भौम जल हमारा मुख्यतः वर्षा, नदी और तालाब का पानी जो रिस करके नीचे जाता है, वही हुआ उसका आपूर्ति का स्रोत। यानी भौम जल की आपूर्ति कैसे होती है? तो हम बोलेंगे वर्षा के पानी से, नदी में जमा पानी से, और तालाब में जमा पानी के रिसने से भौम जल की आपूर्ति होती है। अगर कोई पूछे सवाल कि भौम जल की आपूर्ति धरती के नीचे कहां से होती है, उसका स्रोत क्या है, तो हमको बताना पड़ेगा। क्या बताना पड़ेगा? वर्षा का पानी, नदी जल और तालाब में जल, तालाब का जल, इन सोर्सों से पानी रिस करके जमीन के नीचे पहुंचता है और भौम जल की आपूर्ति हो पाती है। अब भौम जल को हम लोग कैसे कैसे प्राप्त करेंगे? सबसे पहले पुराना जमाना में कुआं खोदा जाता था, जमीन के नीचे कुआं, हर गांव में कुआं होता था। गांव की महिलाएं गांव के सभी घरों में उस कुएं से पानी जाता था। तो एक स्रोत हो गया कुआं। उसके बाद टेक्नोलॉजी आया, तो कोई बोरिंग किया, कोई ट्यूबवेल किया, और ट्यूबवेल में छोटा मोटर लगा करके पानी हम लोग खींच लेते हैं। मोटा पाइप डाल करके बोरिंग डालते हैं तो उससे फसलों की सिंचाई होती है। तो हो गया क्या? कुआं, नलकूप, ट्यूबवेल, है ना। इसके द्वारा हम भौम जल को प्राप्त कर सकते हैं और अपने उपयोग में ला सकते हैं। क्या समझे? भौम जल को कैसे कैसे प्राप्त कर सकते हैं हम अपने उपयोग के लिए? तो कुआं, नलकूप,
ट्यूबवेल, हैंडपंप आदि के द्वारा हम उसको प्राप्त कर सकते हैं। ओके, तो पहला सवाल था क्या कि भौम जल किसे कहते हैं, या पृथ्वी के नीचे पाए जाने वाले जल को क्या कहते हैं। तो पृथ्वी के नीचे पाए जाने वाले जल को भौम जल कहते हैं। भौम जल किसे कहते हैं, तो पृथ्वी के नीचे पाए जाने वाले जल को भौम जल कहते हैं। भौम जल कहां से आता है, यानी भौम जल आता कहां से है, भौम जल की आपूर्ति कैसे होगी, क्या क्या है उसका सोर्स। तो मुख्य सोर्स है वर्षा, दूसरा बोलेंगे नदी का जल, तीसरा बोलेंगे तालाब का जल। ये सब जल रिस करके जमीन के नीचे पहुंचता है और भौम जल की आपूर्ति हो पाती है। इसके बाद आता है कि भौम जल को हम कैसे उपयोग में ला सकते हैं। तो इसके लिए भी है बोरिंग, नलकूप, कुआं, ट्यूबवेल, हैंडपंप आदि, ये सब के द्वारा हम इस पानी को, इस जल को प्राप्त कर सकते हैं। किस जल को, भौम जल। भौम जल जमीन के नीचे है, उसे प्राप्त करने के लिए हम लोग ट्यूबवेल, नलकूप, कुआं और बोरिंग का उपयोग करते हैं। अब इस पानी को निकाल करके हम उसको किस किस क्षेत्र में, कहां कहां उपयोग इसका हम कर सकते हैं, यानी भौम जल का उपयोग। सीधा सरल सवाल क्या है, भौम जल का उपयोग क्या है। तो पहला तो है कि भाई पीने के काम में लाते हैं, ड्रिंकिंग वाटर। क्या, पीने के काम में हम लोग उस पानी को लाते हैं। दूसरा उपयोग है कि फसलों की सिंचाई करते हैं। हम लोग जो भोजन के लिए फसल लगाते हैं, उसका समय समय पर उसमें सिंचाई की आवश्यकता होती है। तो सिंचाई में हम भौम जल का उपयोग करते हैं। और बहुत सारा काम इसी जल से होता है, जैसे सड़क बनाना है, बिल्डिंग बनाना है, तो वहां पर मोटर से पानी निकाला जाता है जमीन से और बिल्डिंग का निर्माण होता है, सड़क का निर्माण होता है। इसी जल से फैक्ट्री चलता है ना। सभी जगह जितना भी फैक्ट्री है वहां पर उपयोग में लाया जाता है भौम जल का। तो बहुत जितना भी उपयोग देख रहे हैं लगभग वो सब भौम जल, उसमें ज्यादा उपयोग में लाया जाता है। आसानी से भौम जल को हम लोग प्राप्त कर लेते हैं। ओके, तो आज हम लोग इस चैप्टर में इसी बिंदु पर खत्म करते हैं। अगले दिन फिर नया टॉपिक लेकर के आएंगे इसी समय। तो आप लोग याद कर लीजिएगा कि भौम जल किसे कहते हैं, भौम जल की आपूर्ति का क्या क्या स्रोत है, भौम जल को हम लोग कैसे प्राप्त कर सकते हैं, और भौम जल के क्या क्या उपयोग हैं। इन सारे सवालों का जवाब आप लोग लिख लीजिएगा और याद करके आइएगा। ओके।